हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर एक बार ऑनलाइन माध्यम से बीए पार्ट 1 ऑनर्स के क्लास के लिए आपस में जुड़े। हम लोग अभी संघीय शासन के दोष, डिमेरिट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट के बारे में जान रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इसके कई दोषों यानी कि 5 तरह के दोष के बारे में जानकारी हासिल की। और आज बाकी बचे दोषों के बारे में हम लोग डिमेरिट्स के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग 5 जाने, जिसमें आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दुर्बलता, राष्ट्रीय एकता को खतरा, भक्ति का विभाजन और उत्तरदायी की अनिश्चितता के बारे में जाना। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाकी दोष के बारे में। जो 5वां इसका दोष है, संगठन की जटिलता। एकात्मक शासन की तुलना में संघीय शासन का संगठन बहुत अधिक जटिल होता है। संविधान द्वारा केंद्रीय और इकाइयों की सरकारों में शक्ति विभाजन किए जाने के कारण इन दोनों और विभिन्न इकाइयों के बीच प्रदेश और अधिकार क्षेत्र के संबंध में हमेशा ही विवाद उत्पन्न होने का खतरा रहता है। चंडीगढ़ विवाद और महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद मूल रूप में संघात्मक व्यवस्था के ही परिणाम है। ये मतभेद और विवाद संघ के सामूहिक हित के लिए अहितकर होते हैं, यानी कि नुकसानदेह होते हैं। तो ये था इसका 6वां दोष, संगठन की जटिलता। अब बात करते हैं हम लोग इसकी 7वें दोष की, प्रगतिशीलता के विरुद्ध। कुछ लोग मानते हैं कि संघीय शासन जो है वो प्रगतिशीलता का खिलाफ है या विरुद्ध है उसके। लिखित और कठोर संविधान संघीय शासन की अनिवार्य आवश्यकता होती है, यानी कि संविधान लिखित और कड़े होने आवश्यक है। अनेक बार यह कठोर संविधान परिवर्तित परिस्थितियों के प्रति, यानी कि बदलते हुए हालात के प्रति नितांत यानी कि एकदम से उदासीन रहता है और सामान्यतः आमतौर पर संविधान में संशोधन के लिए इकाइयों की स्वीकृति आवश्यक होने के कारण आवश्यकता के समय उचित परिवर्तन नहीं हो पाते और उन्नति रुक जाती है। ऐसा माना जाता है कि कठोर संविधान होने के कारण उसमें संशोधन करने के लिए राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य होता है, जिसके कारण से सही समय पर संविधान में बदलाव नहीं कर पाया जाता है और उसके कारण से देश की प्रगति रुक जाती है। परिवर्तित परिस्थितियों यानी कि बदलते हुए हालातों के कारण संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, यानी कि हालात के हिसाब से शक्ति विभाजन के दरमियान जो बंटवारा के हिसाब से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान की जाती हैं, कई बार बदली हुई परिस्थिति में उनमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन यह परिवर्तन सुगमता पूर्वक संपन्न नहीं होता है, यानी कि आसानी से यह मुमकिन नहीं हो पाता है।
तो ये थे इसके 7वां दोष। अब हम लोग बात करते हैं इसके 8वां दोष के बारे में। समय और धन का अपव्यय, यानी कि समय और पैसों की बर्बादी। संघीय शासन व्यय साध्य है, यानी कि खर्चीला एक साधन पद्धति है, क्योंकि इसके अंतर्गत दोहरे कानून और दोहरी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। संघीय शासन में समय और शक्ति का भी काफी नुकसान होता है, क्योंकि समान विधियों और समान प्रशासन लाने के लिए राज्यों को बहुत कुछ मनाना और समझाना पड़ता है। संघीय शासन के स्थान पर एकात्मक शासन को अपनाकर समय और धन की बहुत बचत की जा सकती है। इसी प्रकार का दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए डॉक्टर फाइनर ने कहा है कि वित्तीय दृष्टिकोण से यह व्यवस्था काफी खर्चीली है, क्योंकि इसमें प्रशासनिक मशीन तथा प्रक्रिया का बहुत दोहरापन होता है। यानी कि प्रशासनिक तंत्र और उसकी जो प्रक्रिया होता है उसका दोहरापन, यानी कि एक केंद्र सरकार की तरफ से किया गया फिर राज्य सरकार की तरफ से किया गया, तो उसको कहता है क्या कि प्रक्रिया का दोहरापन होता है। तो ये था इसके 8वें दोष। अब हम लोग बात करते हैं इसका 9वें दोष के बारे में। राज्यों के संघ से निकल जाने की आशंका, यानी कि राज्य जो संघ में शामिल हैं उनको बाहर होने की या अलग होने की आशंका बनी रहती है। संघ में इस बात की हमेशा ही आशंका बनी रहती है कि जिन इकाइयों के द्वारा मिलकर संघ का निर्माण किया गया है उनमें से एक या कुछ इकाइयां या राज्य संघ से निकल न जाएं। किसी इकाई के इस तरह से अलग होने की आशंका एकात्मक सरकार में बहुत ही कम रहती है। यानी कि किसी भी देश से राज्य के अलग हो जाना एकात्मक शासन में की कोई उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में इसकी आशंका बनी रहती है। गिलक्रास्ट लिखते हैं कि एक इकाई का राज्य को छोड़ना एकात्मक सरकार की अपेक्षा संघात्मक सरकार में अधिक आसान है। संघ में हर राज्य की अपनी सरकार पहले से बनी हुई होती है तथा संघीय सरकार एकात्मक सरकार की अपेक्षा अलग होने का संभवतः कम विरोध कर सकती है। यानी कि कोई राज्य अगर अलग होना चाहे तो एकात्मक सरकार वाली जो शासन व्यवस्था है वो उसको काफी विरोध कर सकता है, लेकिन संघात्मक सरकार में ऐसा विरोध करना शायद संभव नहीं होता। तो ये थे कुछ इसके निम्नलिखित दोष। अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा सा इसकी निष्कर्ष में। गुण दोष दोनों हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसके निष्कर्ष के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हालांकि संघीय शासन में इन उपयुक्त दोष काफी ठोस प्रतीत होते हैं, यानी कि ये जो दोष बताए गए हैं वो काफी सही लगते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शासन व्यवस्था के गुण दोषों से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि इसके जो दोष हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसके गुण हैं। अमेरिका, सोवियत रूस,
यानी कि रूस और भारत जैसे विशाल देशों में राष्ट्रीय एकता और प्रांतीय स्वायत्तता के बीच सामंजस्य यानी कि तालमेल संघीय शासन के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है और यह शासन व्यवस्था जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत करने और उन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। संघ के आर्थिक लाभ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है और यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि संघीय व्यवस्था शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ साधन है। आलोचकों के अधिकांश भय निराधार हैं और संघीय शासन व्यवस्था के अनेक कथाकथित दोषों को बहुत अधिक सीमा तक दूर किया जा सकता है, यानी कि इसके जो दोष है उसको काफी हद तक दूर किया जा सकता है। असल में संघात्मक व्यवस्था वर्तमान स्थिति और अंधकारपूर्ण विश्व के लिए आशा की एक सुनहरी किरण है। संघात्मक सरकार के गुण बताते हुए मैटल कहते हैं कि संघात्मक सरकार में राजनीतिक कार्यों में लोगों की रुचि बढ़ती है। छोटे क्षेत्रों में ऐसे प्रयोग करने का अवसर मिलता है जो सारे देश में लागू करने से खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। विभिन्न हितों या राष्ट्रीयताओं से बने राज्य के भय कम होते हैं तथा केंद्रीय सरकार के बहुत से वजनदार काम कम हो जाते हैं। यानी कि केंद्रीय सरकार के जिम्मे जो एकात्मक सरकार में काम होते हैं वो संघात्मक सरकार में काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो ये थे इसके कुछ दोष और गुण और साथ में उसका निष्कर्ष। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगले क्लास में